Hello guys, my name is Nawal Kishore Lodhi. First of all, I would like to welcome all of you to NKL classes. तो जैसे यहाँ पर आपने लिखा देख ही लिया होगा कि आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे कि किसी भी एक एक्टिव वॉइस को जो कि खासतौर से एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो उसे आप पैसिव वॉइस में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कोई भी अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में तो आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना होगा। यहाँ पर आपको यूआर लिखना होता है शुरुआत में। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर लिखेंगे आप। अगर आपको रिक्वेस्ट दी गई है तो आप रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अगर आपको एडवाइस या फिर सजेशन दिया गया है तो एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड लिखेंगे। और यहाँ पर अगर आपको डोंट या नेवर वाले सेंटेंसेस दिए गए हैं तो आप डिनाइड या फिर प्रोहिबिटेड लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद में फिर आप टू लिखेंगे और टू के बाद में जो इम्पेरेटिव है सेंटेंस आपको दिया गया है उसे आप नोट डाउन कर देंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं और एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन भी होती है। जितने भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं उनके अगर आप कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन्हें अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है तो आप आसानी से किसी भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है या फिर डिनायल है, राइट। यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी एक सेंटेंस की बिगिनिंग यदि किसी भी एक सेंटेंस की बिगिनिंग लेट से होती है तो उसमें हमेशा ऑर्डर या फिर कमांड दिया गया होगा, राइट। अगर कोई एक सेंटेंस लेट से बिगिन होता है तो उसमें पक्का आपको ऑर्डर ही दिया जाएगा। इसके बाद अगर किसी भी एक सेंटेंस की बिगिनिंग काइंडली या फिर प्लीज जैसे शब्दों से होती है तो इसमें हमेशा आपको रिक्वेस्ट दी गई होगी। ये चीज समझ में आई। अगर लेट से शुरू होता है सेंटेंस तो ऑर्डर हो जाएगा। अगर काइंडली या फिर प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट होता है या सेंटेंस के लास्ट में कॉमा लगा करके ये शब्द लिखे गए हैं तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद और आगे देखें, अगर किसी भी एक सेंटेंस में डोंट लिखा हुआ है या फिर अगर नेवर लिखा हुआ है तो इनमें मना किया जाता है। और मना करने का मतलब है कि इनमें डिनायल दिया गया है और डिनायल वाले केस में आपको डिनाइड यूज करना होता है। अब और आगे अगर हम बढ़ जाएं तो इसमें एक और आता है आपका लेट्स या फिर आपको कुछ सेंटेंसेस में लेटस भी लिखा होगा। अगर किसी एक सेंटेंस की बिगिनिंग लेट्स या फिर लेटस से होती है तो याद रखना उनमें प्रपोजल होता है। क्या होता है? प्रपोजल। तो प्रपोजल वाले केस को आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रपोज्ड। क्या लिखेंगे? प्रपोज्ड। तो ये कुछ आपकी कॉमन आइडेंटिफिकेशन है कि आप एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाता है कि वो ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है या फिर एक डिनायल है या फिर एक प्रपोजल है, राइट। और बाकी के सेंटेंसेस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है बहुत अधिक काम आएगी, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आगे देखें, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, राइट। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा प्लीज गिव मी योर बुक। अब यहां पर आप देख रहे हैं सेंटेंस की बिगिनिंग किससे हुई है? प्लीज से। और प्लीज का मतलब क्या हो गया कि ये रिक्वेस्ट है। और अगर इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो याद रखना आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहां पर आप स्ट्रक्चर लिखेंगे यू आर
और उसके बाद में फिर आप, चूंकि ये रिक्वेस्ट है तो आप क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड। इसके बाद में आप लिखेंगे टू, और टू लिखने के बाद में फिर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस लिखना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपका पूरा क्या लिखा है, प्लीज गिव मी योर बुक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लीज वर्ड है ये बेसिकली रिक्वेस्ट को रेफर कर रहा है, और इसलिए हम इसे हटा देंगे। तो इसे हटाने के बाद में जो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बचता है उसे आप लिखेंगे टू गिव मी योर बुक। ये चीज समझ में आई। दूसरा देखें, इसके बाद में यहां पर देखो हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल स्ट्रक्चर फॉलो किया है। अगर आप पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर सही से फॉलो करते हैं तो आपका एक भी पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने यू आर लिखा, चूंकि रिक्वेस्ट थी तो रिक्वेस्ट लिख दिया, फिर टू लिख दिया, और उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस को लिख दिया। प्लीज बेसिकली एक रिक्वेस्ट को रेफर करता है, इसलिए हमने प्लीज को नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी रिक्वेस्ट लिख चुके हैं। अब और आगे देखें, लेट मी गो फ्रॉम हियर। अब यहां पर जो मैंने आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे लेट से बिगिनिंग हो रही है, और अगर सेंटेंस की लेट से बिगिनिंग होती है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। और अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है तो भी आप क्या लिखेंगे, यू आर। अब चूंकि ऑर्डर है तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड, राइट। और उसके बाद में फिर लिखेंगे आप टू। लेकिन ये चीज याद रखना, जैसे हमने प्लीज को यहां से रिमूव कर दिया था, लेट वाले सेंटेंसेस में आपको लेट को एज इट इज लिखना होगा। तो क्या आ जाएगा, टू लेट मी गो फ्रॉम हियर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट मी गो फ्रॉम हियर, राइट। अब चलिए और आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको थर्ड सेंटेंस दूं, डोंट मेक नॉइज। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें सेंटेंस लिखा है डोंट मेक नॉइज, तो यहां पर इस सेंटेंस की बिगिनिंग किससे हुई है, डोंट से, और डोंट से बिगिनिंग हुई है मतलब डिनाइल दिया गया है, आपको मना किया जा रहा है। तो आप डिनाइल के केस में क्या लिखते हैं, डिनाइड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू आर। अब चूंकि इसमें डिनाइल है तो आप डिनाइड लिख देंगे, डिनाइड। इसके बाद में लिखेंगे टू, और टू के बाद में देखो हमने मना करने के लिए, डिनाइल के लिए हम ऑलरेडी वर्ड लिख चुके हैं, तो इस डोंट को हम नहीं लिखेंगे दोबारा से। बाकी जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बचा है उसे आप लिख दें। तो टू, और टू के बाद में फिर आ जाएगा मेक, और फिर आएगा नॉइज, राइट। तो यहां पर इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, यू आर डिनाइड टू मेक नॉइज। अब एक केस और भी होता है, अगर मैं यहां पर कहूं, अगर आप सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, डोंट मेक नॉइज, हालांकि मना किया जा रहा है लेकिन मना करने के लिए भी एक ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट, कि आप शोर ना करें। तो अगर आप इसे ऑर्डर से बनाते हैं तो भी सही होगा। अगर आप इसे ऑर्डर से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यू आर तो आपका आएगा ही आएगा, यू आर। इसके बाद में अब चूंकि आप ऑर्डर कंसीडर करते हैं इसे, तो ऑर्डर लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड। तो क्या हो गया, यू आर ऑर्डर्ड। अब उसके बाद में यहां पर देखो मना किया जा रहा है, तो मना करने के लिए फिर यहां पर आपको टू से पहले नॉट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टू से पहले नॉट लगाना हो जाएगा, और उसके बाद में फिर रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे। तो बचा हुआ क्या है, मेक नॉइज। तो यहां आ जाएगा मेक नॉइज, राइट। सबसे लास्ट में आप लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद में फिर ये डोंट वाला
अब चूंकि यहाँ पर मना किया जा रहा है तो आप नॉट लिखेंगे, नॉट टू मेक नॉइज। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी भी एक डिनायल वाले सेंटेंस को यदि ऑर्डर से बनाते हैं या फिर एडवाइस से बनाते हैं तो ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड के बाद में आपको नॉट लगाना होगा, ये चीज याद रखिएगा। और नॉट लगाने के बाद में ही फिर आप टू लिखेंगे और टू लिखने के बाद में फिर जितना भी रिमेनिंग सेंटेंस बचता है उसे लिखेंगे। आशा करता हूं कि ये जो मैंने अभी आपको 3 सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब और आगे देखें, यहां पर अगर कोई भी एक सेंटेंस लेट्स से दिया गया हो तो मैंने आपको बताया था वो प्रपोजल होता है। जैसे एक सेंटेंस अगर मैं कहूं लेट्स हैव फन टुगेदर, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा कि चलो एक साथ मजे करते हैं या फिर साथ साथ मजे करते हैं। अब यहां पर आपने सेंटेंस लिखा लेट्स हैव फन टुगेदर, तो यहाँ पर जो बेसिकली लेट्स लिखा है वो किसे रेफर कर रहा है, एक प्रपोजल को। और एक चीज याद रखिएगा, ध्यान से समझना मैं जो अब कहने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि चलो आज मजे करते हैं या फिर चलो मजे करते हैं, अब यहाँ पर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चलो फन करते हैं, इसका मतलब ये है कि फन आप भी करें और मैं भी करूँगा, मतलब मेरा भी इंक्लूजन होगा। और अगर मेरा इंक्लूजन हो जाएगा तो यहाँ पर प्रपोजल वाले केस में आपको स्पेशली वी आर लिखना होगा। जैसे इन चारों में आप क्या लिखते हैं, यू आर, सेम उसी प्रकार से प्रपोजल वाले केस में आपको वी आर लिखना होगा। ये चीज याद रखिएगा, प्रपोजल है इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल और केवल यू लिखें, क्योंकि यू अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब केवल और केवल आप ही करेंगे जो कुछ करेंगे, और अगर वी लिखेंगे आप तो इसका मतलब है कि आप भी करेंगे और साथ साथ मैं भी करूंगा, राइट। तो इसका मतलब जो प्रपोज कर रहा है उसका भी इंक्लूजन है। अगर आप और सभी चीज़ों में देखें, भले ही आप ऑर्डर देने में देखें, रिक्वेस्ट करने में देखें, या फिर एडवाइस देने में देखें, या फिर डिनाई करने में देखें, तो हम दूसरे को कर रहे होते हैं, हमारा उसमें कोई इंक्लूजन नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रपोज करते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए प्रपोजल देते हैं तो उसमें आपका भी इंक्लूजन होता है, इसलिए हमें यू आर की जगह क्या लिखना होगा, वी आर, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस वी आर, और फिर प्रपोज्ड आ जाएगा, प्रपोज्ड के बाद में लिखा जाएगा टू, और टू के बाद में आपको बचा हुआ रिमेनिंग सेंटेंस। देखो केवल और केवल लेट, L-E-T, लेट ही एक ऐसा वर्ड है जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू के बाद में लिखा जाता है और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस भी लिखा जाता है। लेकिन और बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका डोंट हो गया, नेवर हो गया, या फिर और आगे अगर मैं कहूं तो प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, लेट्स हो गया, या फिर लेटस हो गया, इन सभी वर्ड्स को हम जब पैसिव वॉइस लिखते हैं तो यहाँ पर टू के बाद में जब पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा जाता है तो इन सभी वर्ड्स को हम लिखते नहीं हैं। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं एक्टिव वॉइस में इनसे शुरुआत होती है, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप इन्हें रिपीट ना करें, अदरवाइज आपका ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो सकता है। ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमें लेट्स दोबारा से नहीं लिखना होगा, तो अगर हम लेट्स को छोड़ देंगे तो बाकी सेंटेंस क्या बचता है, हैव फन टुगेदर, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा हैव फन टुगेदर। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, चूंकि ये प्रपोजल था तो हमने यहाँ पर वी आर लिखा। अब प्रपोजल है तो प्रपोज्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद में हमने टू लिखा और फिर बाकी रिमेनिंग इंपेरेटिव सेंटेंस लिख दिया है, राइट। ये चीज है आपका लेट्स वाले सेंटेंस में। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ। यहाँ पर दो तीन चीजें आपको कुछ मतलब अगर जैसे मैं डिफिकल्टी का स्टैंडर्ड बढ़ाऊँ
तो कई बार ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे याद रखना, लेट्स वाले में प्रपोजल होता है और लेटर्स वाले में भी प्रपोजल ही होता है। आगे एक जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं लेट मी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा है लेट मी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो यहां पर आपका दिस प्रोजेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक रूल बहुत अच्छे से सुनना और समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको आ सकते हैं इस प्रकार के। जनरली सेंटेंसेस एकेडमिक मतलब स्कूल एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एयरफोर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें, लेट से अगर किसी एक सेंटेंस की बिगिनिंग होती है तो मैंने अभी आपको बताया था उसमें क्या दिया गया होगा? ऑर्डर। और यहाँ पर अब अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट भी दिया है, मतलब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग लेट से है और साथ ही साथ हमें वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम उसे दो प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका ये जो मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से भी बनाएंगे तो भी सही है। जैसे अगर आप लेट से बिगिनिंग हो रही है मतलब ऑर्डर है, और अगर ऑर्डर है तो आप यू आर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यू आर। और अब ऑर्डर है तो क्या आएगा? ऑर्डर्ड। और उसके बाद में लिखा जाएगा टू, तो हमने टू लिख दिया। अब मैंने एक चीज और भी बताई थी कि अगर लेट से बिगिनिंग होती है तो लेट को भी हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में यहां लिखना होगा। तो टू लेट, लेट के बाद में है मी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो यहां पर हमने लिख दिया, देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो हमने किया है, यू आर लिखा। अब चूंकि ये ऑर्डर होता है लेट वाला सेंटेंस, तो हमने ऑर्डर लिख दिया और उसके बाद में टू लगाया। इसके बाद में लेट तो हटेगा नहीं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस नोट डाउन कर दिया। तो एक तो ये सिंपल तरीका हो गया जो कि मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है। एक तरीका और भी है जिस प्रकार से आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे चाहूं तो लेट तो शुरुआत में आएगा ही, इसके बाद में लिखा जाएगा फिर ऑब्जेक्ट, तो आ जाएगा दिस प्रोजेक्ट, राइट। फिर लिखा जाएगा बी, और उसके बाद में लिखा जाएगा यहां पर जो वर्ब दी गई होती है उसका थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेट दिस प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड। और अब एटसेट्रा वर्ड तो है नहीं, तो आप लास्ट में जो यहाँ पर मी लिखा है इसे आप लिख देंगे बाय मी, राइट। तो आप एक प्रकार और भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, शुरुआत में लेट लिखेंगे, फिर जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में बी लिखेंगे, और फिर यहाँ पर जो वर्ब दी गई होती है उस वर्ब का यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और अगर इस सेंटेंस में आपको कोई एटसेट्रा वर्ड दिया गया है तो यहाँ पर आप एटसेट्रा वर्ड लिखेंगे, और अगर एटसेट्रा वर्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद में फिर बाय के साथ जो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया होता है उसे आप एज इट इज लिख देंगे। तो एक तरीका ये भी हो गया। इस प्रकार से भी आप लेट वाले सेंटेंसेस को बेसिक वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, इस प्रकार से आप केवल और केवल उन्हीं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जिनमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो। अगर ये ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ही आप बना पाएंगे इस प्रकार से। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप इस प्रकार से नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस में से ये दिस प्रोजेक्ट हटा दूं और यहाँ पर सेंटेंस को एंड कर दूं, लेट मी कंप्लीट। लेट मी कंप्लीट एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर लेट मी कंप्लीट टुडे भी अगर लिख दूं तो देखो ये क्या हो गया, एटसेट्रा वर्ड, अभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना होता है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या?
अब लेट के बाद में डायरेक्टली बी लिखें और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, वो पॉसिबल नहीं है, वो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा और इस वजह से आप इसका इस प्रकार से ट्रांसलेशन फिर नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रांसलेशन बनाना चाहेंगे तो फिर यही फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट मी कंप्लीट, फिर यहाँ से दिस प्रोजेक्ट हट जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। मतलब अगर आपको लेट वाला सेंटेंस दिया गया है तो जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है वो केवल आप तब यूज कर सकते हैं जब लेट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया हो। ऑब्जेक्ट वो किसी भी प्रकार का हो सकता है और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अभी तक मैंने आपको जो सेंटेंसेस बताए हैं वो सभी सेंटेंसेस बताए हैं जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जहां पर आप सेंटेंस रीड करते साथ ही सबसे पहले आपने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस पढ़ते साथ ही अगर आपको समझ में आ जाए कि वो कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, कंसल्ट है या फिर डिनायल है, प्रोहिबिशन है या फिर प्रपोजल है, तो आप जैसे से अगर कुछ टर्म्स के मदद से उन्हें आप पहचान पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं, खासतौर से जो सबसे अधिक कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन होती है एक तो ऑर्डर और एडवाइस या सजेशन को लेकर के। अब यहाँ पर अगर एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो खासतौर से ऑर्डर और एडवाइस में, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसमें ऑर्डर दिया गया है या फिर एक एडवाइस दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों को ही एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं वर्क प्रॉपरली, यहां पर ध्यान दीजिएगा मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इंपेरेटिव है, वर्क प्रॉपरली मतलब सही से काम करो। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ सही से काम करो तो इसके दो केस हो सकते हैं। एक केस तो हो जाएगा कि यहाँ पर मैं अपना काम आपसे करवा रहा हूँ, मैं आपसे काम करवा रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि इस काम को सही से करो, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे ऑर्डर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, फिर आएगा टू और उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस लिख देंगे आप, वर्क प्रॉपरली। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, राइट, ये भी तो हो सकता है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं और फिर मैं आपसे कहूं कि वर्क प्रॉपरली, राइट, तो फिर वहां पर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हमें हो नहीं रही है कि मैं आपके भलाई के लिए कुछ कह रहा हूँ, राइट। तो जब तक आपको ऐसा कोई सेंटेंस ना दिया जाए जिसमें आपका खुद का बेनिफिट बताया गया हो या फिर आपकी भलाई की बात की गई हो डायरेक्टली, या फिर आपको कुछ अच्छा करने के लिए ना बोला गया हो, तब तक वो ऑर्डर होता है। अगर आपकी भलाई की बात की जाती है या फिर मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ, अगर वो पर्पज़ या लॉजिक भी डिफाइन कर दूँ या फिर आपको उसका रीज़न बता दूँ तो फिर वो आपको एक एडवाइस हो जाएगी। जैसे ये वर्क प्रॉपरली क्या है, एक ऑर्डर है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ कि किसका काम है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर वर्क प्रॉपरली कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली यही कंसीडर किया जाएगा कि मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं अपना काम दूसरे से करवा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, राइट, इसलिए हमने यू आर ऑर्डर लिखा। अब अगर मैं ये कहूँ वर्क प्रॉपरली टू गेट रिच, मतलब धनी होने के लिए सही से काम करो। अब इसका मतलब क्या है, आप धनी कब होंगे, जब आप अपना खुद का काम सही से करेंगे। और अगर मैं आपकी भलाई के लिए आपको ही कुछ कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ। तो अब ये क्या हो गया, आपका एक एडवाइस हो गया। और यहाँ पर अगर एडवाइस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यू आर, अब आप यहाँ पर एडवाइस्ड लिखें या फिर सजेस्टेड लिखें, दोनों ही सही हैं।
तो यू आर सजेस्टेड या फिर यू आर एडवाइज्ड टू वर्क प्रॉपरली, और फिर उसके बाद में आ जाएगा टू गेट रिच, या फिर आप गेट की जगह यहाँ पर वर्ब बिकम भी यूज कर सकते थे, ये और भी अधिक सुइटेबल है, राइट। यहाँ पर भी आप बिकम लिखेंगे। फिर ये चीज समझ में आई। तो देखो यहाँ पर हमने केवल और केवल लॉजिक बता दिया कि अब इस लॉजिक से आपका ये कंफर्म हो रहा है कि मैं जो सेंटेंस कह रहा हूँ वो अगले की भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि वर्क प्रॉपरली टू गेट मी रिच, राइट, टू गेट मी रिच, मतलब अगर आप सही से काम करोगे तो मेरी भलाई होगी। इसका मतलब है अब मैं दोबारा से आपको कमांड दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर सेंटेंस था आपका वर्क प्रॉपरली टू गेट मी रिच, मतलब मुझे धनी करने के लिए, मुझे अमीर करने के लिए सही से काम करो। तो इसका मतलब अब मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा काम आप कर रहे हो और धनी मैं हो रहा हूँ, तो ये एडवाइस कैसे हो सकती है? एडवाइस नहीं होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर मेरा फायदा है, आपका फायदा नहीं है। तो जब तक आपका फायदा ना हो, या फिर जिसे ऑर्डर दिया जा रहा है या जिसे कहा जा रहा है उसका फायदा ना हो, उसकी भलाई की कोई बात ना हो, तब तक वो एडवाइस या फिर सजेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। तब तक वो केवल और केवल एक ऑर्डर ही रहेगा। ये चीज याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टू गेट मी रिच। अब टू गेट मी रिच अगर कह रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरी भलाई है, मैं जिससे कह रहा हूँ उसकी तो भलाई है नहीं। तो यहाँ पर अब दोबारा से एक ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब एडवाइस और सजेशन की जगह आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है ऑर्डर और एडवाइस का ये क्लियर हो गया होगा। देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म हो तो ही आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। केवल अगर आप इस सेंटेंस का बेसिक मीनिंग आप अगर समझ पा रहे हैं तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से आप उसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी सेंटेंसेस देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं सेव योर मनी, राइट, मैंने आपसे कहा अपना धन सेव करो, मतलब अपनी मनी सेव करो। तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सेव योर मनी, तो इसका मतलब मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि अगर आप मनी सेव करेंगे तो फ्यूचर में आप उसे यूज कर पाएंगे, आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर पाएंगे। और अगर आप आज मनी सेव नहीं करते हैं, अगर आज आप धन नहीं बचाते हैं, तो हो सकता है कल आपको कोई दिक्कत आए। तो यहाँ पर आपके भले की बात हो रही है, जिसे कहा जा रहा है उसके भले की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, एडवाइस। क्या हो जाएगा, एडवाइस। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, यू आर एडवाइस लिखो या फिर सजेस्टेड लिखो, और फिर उसके बाद में आ जाएगा टू सेव योर मनी। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड टू सेव योर मनी, राइट। दूसरा देखें, एक सेंटेंस आपको मैं बताता हूं। सिट क्वाइटली, अगर मैं ये कहूं कि सिट क्वाइटली इन द क्लास, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, सिट क्वाइटली इन दी क्लास मतलब कक्षा में आप बिना शोर करे बैठे हैं या फिर शांति से बैठे हैं, कक्षा में शांति से बैठे हैं। अब आप मुझे ज़रा ये बताएं कोई भी कि ये ऑर्डर है या फिर एक सजेशन है। याद रखिए मैंने आपको सेंटेंस दिया है सिट क्वाइटली इन दी क्लास, मतलब कक्षा में शांति से बैठें। यहाँ पर अगर अब मैं इस सेंटेंस को कंसीडर करूँ तो इसमें बेटा दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप शांति से कक्षा में बैठें, मतलब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, तो अगर आप इसे ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू
सिट क्वाइटली इन दी क्लास। और एक चीज और आप समझिएगा, क्लास एक प्रकार से पब्लिक प्लेस है, राइट। कोई आप मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, उसमें कोई भी जा सकता है, मतलब जो स्टूडेंट होगा उस पर्टिकुलर क्लास का वो सभी बच्चे होंगे। और अगर आप ऐसी जगह जहाँ पर अगर आप शोर करते हैं, जैसे खासतौर से अगर आप क्लास में शोर करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगी, खासतौर से तब जब आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर आप ऑफलाइन क्लास में कहीं पर पढ़ रहे हैं और आप शोर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना तो आप पढ़ पाएंगे, ना ही आपके और दूसरे क्लासमेट पढ़ पाएंगे, और ना ही शायद सही से टीचर पढ़ा पाएगा। मतलब ओवरऑल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इम्पैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके भले के लिए ही कहा जा रहा है कि आप कक्षा में शांति से बैठें। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से कंसीडर करते हैं जहाँ पर आपका खुद लॉस होने से बच रहा है, मतलब एक आपको सजेशन दी जा रही है कि आप कम से कम कक्षा में तो शांत बैठें। अगर कक्षा में शांत नहीं बैठेंगे तो आपकी पढ़ाई सही से नहीं होगी। तो यहाँ पर आप ऑर्डर के साथ साथ सजेस्टेड भी यूज कर सकते थे, राइट। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कहूँगा, जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी अपनी नॉलेज है, या फिर जितना भी मैंने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ मैं दोबारा से कहूँगा कि इस प्रकार के सेंटेंस में फिर भी आप ऑर्डर को ही ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि जब तक चीज़ें आपको डायरेक्टली ना कही जाए, जब तक आपके बेनिफिट्स को डायरेक्टली बताया ना जाए, जब तक आपकी भलाई के लिए कुछ डायरेक्ट वे में ना कहा जाए, तब तक आप उसे एडवाइस या फिर सजेशन ना ही कंसीडर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज फिर कई बार टीचर्स के साथ में आपको कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंटिंग करनी होगी, या फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपका इस प्रकार से सेंटेंस लिखने के पीछे पर्पज क्या था, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ऑर्डर और एडवाइस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जिसे आप कह रहे हैं या फिर जिसे सेंटेंस कहा जा रहा है, अगर उसकी भलाई की बात हो रही है, अगर उसे पर्पज बताया जा रहा है कि उसे क्यों ऐसा करना चाहिए जो कि उसको ही बेनिफिट दिलाता हो, तो वो सजेशन या फिर एडवाइस हो जाएगी। या फिर आप तब भी यूज कर सकते हैं एडवाइस को जब हम उसे ही आगे की कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए बता रहे हो, राइट। तो आगे के बेनिफिट मिले या फिर प्रेजेंट टाइम में ही बेनिफिट मिल जाए, वो सभी आपके एडवाइस और सजेशन होते हैं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति से आप काम करने के लिए कह रहे हो, राइट, अगर उसमें उसकी भलाई की कोई बात नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है और आप उससे करने के लिए कह रहे हैं, तो जर्नल केस में वो एक ऑर्डर या फिर कमांड ही माना जाएगा, राइट। तो अगर ऑर्डर या कमांड इस प्रकार से आप कंसीडर करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा आपको क्या यूज करना होगा, यू आर ऑर्डर्ड। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं जो मैंने आपको अभी ओवरऑल पढ़ाया है। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सेंटेंस में डोंट, नेवर या फिर लेट्स या फिर लेटस या फिर प्लीज़ या काइंडली जैसे अगर वर्ड दिए गए हों तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते समय टू के बाद में आप इन वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, जबकि लेट को लिखा जाएगा। दूसरा, अगर आपको प्रपोजल दिया गया है, मतलब लेट्स से कोई सेंटेंस की बिगिनिंग है, तो वहाँ पर आप यू आर ना लिख करके वी आर लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा खुद का भी इंक्लूजन होता है। इसके बाद तीसरा, मैंने आपको कुछ आइडेंटिफिकेशंस बताए थे, जैसे अगर किसी सेंटेंस में प्लीज़ या फिर काइंडली जैसे शब्द लिखे गए हैं तो वो एक रिक्वेस्ट होती है, और अगर आपको डोंट या नेवर लिखा है तो डिनायल हो जाएगा। अगर आपको लेट लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक कमांड हो जाएगी। लेट्स या फिर लेटस लिखा है तो वो प्रपोजल हो जाएगा। और बाकी अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है तो एक बार आप उसे ध्यान से पढ़ करके उसे समझ लेना कि वो एक ऑर्डर है या फिर एक एडवाइस है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। एक कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस नेवर से बताता हूँ, अगर आपको कोई भी सेंटेंस नेवर से दिया गया हो
तो बेटा इसे बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ नेवर स्मोक इन पब्लिक, मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं या फिर जो सार्वजनिक स्थान होते हैं आप उन पर कभी भी धूम्रपान ना करें। जैसे मेट्रो स्टेशन हो गए या फिर आपके बस स्टैंड हो गया या फिर आप स्कूल कॉलेजेस हो गए या कोई लाइब्रेरी हो गई, तो इस प्रकार के जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं या फिर पब्लिक रीजन्स होते हैं, खासतौर से पब्लिक प्लेसेस, तो वहाँ पर आपको मना किया जाता है कि आप वहाँ पर धूम्रपान ना करें। अब यहाँ पर मैंने नेवर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कभी भी ना करें, राइट। मतलब पब्लिक प्लेस पर आप कभी भी धूम्रपान ना करें। अब देखो यहाँ पर बेसिकली दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो डोंट का यूज होता है और एक होता है नेवर का। तो डोंट का मतलब होता है अगर आप थोड़े समय के लिए मना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस में लिखूं, डोंट मेक नॉइज इन दी क्लास, राइट। यहाँ पर मैंने सेंटेंस कहा डोंट मेक नॉइज इन दी क्लास। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि कक्षा में शोर ना करें। तो मैं आपको शोर करने से मना कर रहा हूँ, राइट। अब शोर करने से मना कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि केवल और केवल कक्षा में शोर मत करो बेटा। आप कक्षा के बाहर जब छुट्टी हो जाए उसके बाद शोर कर लेना, सड़क पर जाते समय शोर कर लेना, घर पे शोर कर लेना, क्रिकेट ग्राउंड में या फिर प्ले ग्राउंड में शोर कर लेना, लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हो, जब तक आप कक्षा में बैठे हो, प्लीज़ तब तक आप शोर ना करें, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो मना किया जा रहा है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। अब अगर आपको कम समय के लिए मना किया जा रहा है, अगर आपको कम समय के लिए मना किया जा रहा है तो जनरली हम उसे कंसीडर करते हैं डिनाई। डिनाई मतलब मना करना। और वहीं पर अगर आपको एक लंबे समय के लिए मना किया जा रहा है या फिर एक हमेशा के लिए ही मना किया जा रहा है कि कभी भी पब्लिक प्लेस में स्मोक मत करो, मतलब ना तो आज करो ना कल करो और ना ही आज के बाद 20 साल बाद भी अगर आप पब्लिक प्लेस पर विजिट करें तो ना तब करो, मतलब हमेशा के लिए मना कर दिया। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मना किया जा रहा है, राइट, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मना किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस कहूँ तो हम इसे डिनाई कह देते हैं और इसे हम कह देते हैं प्रोहिबिटेड, और ये हो जाएगी प्रोहिबिशन, मतलब निषेध हो गया अब आपके लिए, राइट। यहाँ पर अगर डिनायल होता है तो शॉर्ट टाइम के लिए मना किया जाता है और अगर प्रोहिबिशन होती है तो हमेशा के लिए या फिर एक बहुत लंबे समय के लिए मना किया जाता है। तो आप इसे दोनों प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रामेटिशियंस का मतलब ये होता है या मानना ये होता है कि डिनाई और प्रोहिबिशन दोनों एक ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रामेटिशियंस हैं या फिर ऐसे भी कुछ लिंग्विस्ट हैं जिनका मानना है कि डिनाई का यूज हम केवल और केवल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मना करने में करेंगे, और अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप मना करते हैं या फिर हमेशा के लिए अगर आप किसी चीज़ को मना करते हैं तो वो प्रोहिबिशन हो जाएगा। तो प्रोहिबिशन के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, यू आर प्रोहिबिटेड, फिर आ जाएगा टू। अब मैंने क्या कहा था, नेवर हट जाएगा, तो नेवर हटने के बाद में क्या आएगा, स्मोक इन पब्लिक, राइट, मतलब यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक इन पब्लिक। अगर अब देखें एक खासतौर से जो स्कूल या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्हें खासतौर से एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन आता है जहां पर आपको लिख करके बताना होगा। तो अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही है, और अगर आप यहाँ पर प्रोहिबिटेड की जगह डिनाइड यूज करेंगे तो भी बेटा बिल्कुल सही है। कोई भी टीचर आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को गलत नहीं कर सकता या ना ही कह सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको मैं बताऊँ, तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो ऑर्डर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो दूसरा बना दिया डिनाइड से, और दोनों एक जैसे लिखे जाएंगे, मतलब डिनाइड से अगर आप बनाते हैं तो भी नेवर को नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये आप सोचें, एक एडवाइस भी तो हो सकती है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि पब्लिक प्लेस में कभी भी स्मोक मत करो, तो ये एक अच्छे के लिए कह रहा हूँ, भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी लगा दी जाएगी या फिर लोग आपको भला बुरा कहेंगे, क्योंकि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं
वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मना करेंगे। और अगर आप किसी पब्लिक प्लेस जैसे मेट्रो स्टेशन पर, लाइब्रेरी में, या फिर स्कूल कॉलेजेस में, या फिर और ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पर अगर स्मोकिंग करते हैं तो वहाँ पर 200 रुपये या फिर 500 रुपये का जुर्माना भी देना होता है, राइट। तो आपको इस प्रकार की पेनल्टी से बचना होगा। तो यहाँ पर अगर आप एक एडवाइस के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड या फिर यू आर सजेस्टेड। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, एडवाइस क्या होता है, पॉजिटिव सेंस देता है, और यहाँ पर तो आपको मना किया जा रहा है, मतलब नेगेटिव सेंस है। तो इस नेगेटिव सेंस को क्रिएट करने के लिए आप एडवाइस के बाद में नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट लगाएंगे। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट, और फिर उसके बाद में आएगा टू, और फिर उसके बाद जितना भी रिमेनिंग सेंटेंस बचा है वो आ जाएगा, स्मोक इन पब्लिक, राइट। और मान लीजिए अगर आप उसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर प्रेजेंट हैं, मतलब आप भी स्टेशन पे हैं, दूसरा व्यक्ति भी स्टेशन पे है, और दूसरा व्यक्ति स्मोक कर रहा है, तो आप उसे ऑर्डर देते हैं कि नहीं बीड़ी मत पियो, राइट, या फिर स्मोक मत करो। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, देखो प्रोहिबिशन वाले केस में तो नहीं आता, लेकिन डिनायल वाले केस में अवश्य आ जाता है, आपका ऑर्डर हो सकता है। और अगर आपका ऑर्डर होता है तो यहाँ पर जो आपने लिखा है यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक इन पब्लिक, इसी में अब आपको चूंकि ऑर्डर है तो ऑर्डर करना होगा, ऑर्डर के हिसाब से क्या यूज करेंगे आप, ऑर्डर। अब यहाँ पर अगर नेवर है तो एक चीज और ध्यान देनी होगी, वो ये है कि आपको यहाँ सबसे लास्ट में एवर लिखना होगा, क्योंकि अगर आप एवर नहीं लिखेंगे तो ये नेवर का कंसेप्ट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस का मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए भी तो हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं, राइट। तो यहाँ पर आपको अगर नेवर वाला सेंटेंस है तो एडवाइस या ऑर्डर से बनाने पर आपको लास्ट में एवर अवश्य लिखना होगा। और अगर यहाँ पर डोंट से सेंटेंस बिगिन होता है तो फिर यहाँ पर एवर नहीं लिखा जाएगा, राइट। एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत अच्छे से आपको आई होप की समझ में आएगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनेगा। लेट मी गो प्लीज। अब यहाँ पर अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस आ जाते हैं जहाँ पर एक ही सेंटेंस में आपको दो तरह की चीज़ें दी गई हों, तो वहाँ पर बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है कि अब सर क्या करें, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर आप लेट की बिगिनिंग को कंसीडर करेंगे इसका मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा, और यहाँ पर सेंटेंस में प्लीज भी दिया गया है, मतलब ये रिक्वेस्ट भी है। अब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि अगर आप यहाँ पर प्लीज को कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट, और अगर लेट को आप कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा ऑर्डर। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर प्लीज या काइंडली जैसे शब्द दिए गए वो भले ही लास्ट में दिए गए हों या फिर आपको शुरुआत में दिए गए हों, आप हमेशा प्रीफर करना कि आप उसे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएं। तो इसका क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर क्या आएगा टू, और टू के बाद में मैंने आपको बताया था लेट सेंटेंस से नहीं हटता है, तो टू लेट मी गो, राइट, टू लेट मी गो। अब ये तो हमने रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बना लिया। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ या आपके स्कूल में कॉलेज में जो टीचर हैं वो आपसे कहें कि नहीं बेटा आप तो केवल और केवल हमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बना करके बताओ, अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, और ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़न में आने की वजह से गलत करते हैं। मैंने ये इस प्रकार के सेंटेंसेस, मैंने लगभग मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और मैंने जब तक भी मतलब जितने भी बच्चों को पढ़ाया उनमें 95% केसेस में अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस दे करके मैं बच्चों से कहता हूँ कि बेटा आप इसे ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाओ, तो या तो बच्चे ये कह देते हैं कि सर ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं बन पाएगा, और अगर वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो फिर वो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। जरा ध्यान दें, बच्चे क्या काम करते हैं, मैंने कहा कि इसे ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाओ, तो बच्चे फिर क्या काम करते हैं, इस यहाँ पर लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद में आता है टू, और फिर उसके बाद में लेट
मी गो, राइट। अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात है, हालांकि अगर आप देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं, एक जैसे लग रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेट मी गो एक ऑर्डर दे रहा है इतने पार्ट में, और ये वाला पार्ट आपको रिक्वेस्ट का रेफरेंस दे रहा है। तो यहाँ पर हमने जब पहला बनाया था तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए हमने डायरेक्टली लिख दिया, तो हमने प्लीज को नहीं लिखा, पर बाकी इसमें ऑर्डर दिया गया था तो हमने पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा जिसमें ऑर्डर भी क्लियरली मेंशन हो रहा है या फिर क्लियर रेफरेंस दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेट की जगह ऑर्डर कर देते हैं और फिर लास्ट में आप पैसिव वॉइस में तो आप प्लीज लिख नहीं सकते, तो फिर आप क्या करें, अब बहुत अधिक कंफ्यूजन हो जाती है, फिर बच्चे इतना ही छोड़ करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अगर इस प्रकार, वैसे इस प्रकार से लगभग ना के बराबर ही सेंटेंसेस आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन हो स्कूल कॉलेजेस में, उन सब में, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी है और बहुत अधिक इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर आपको प्लीज लिखा है, प्लीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट कभी आपने किसी से ऐसे कहा है, भाई मुझे 2 रुपए दे, आप नहीं कह सकते। किसी पर आप चिल्ला करके कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो और क्लास में आपको मॉनिटर से एक नोटबुक चाहिए अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, क्या आप ऐसे कह सकते हो, ओए मॉनिटर अपनी कॉपी दो, राइट, अपनी कॉपी दो। आप जब ये मॉनिटर को बोल करके कहेंगे तो आपको थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा, आप चिल्ला करके नहीं कह सकते, आप गुस्से में नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप गुस्से में होंगे तो वो ऑर्डर तो हो सकता है लेकिन वो रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, हमेशा आपको पोलाइट होना होगा, हमेशा आपको हम्बल होना होगा। और आप कैसे कहेंगे, देखिए जरा मेरे फेस के एक्सप्रेशंस देखना, आप हमेशा कैसे कहते हैं, यार कॉपी दे दे। अगर आपको 100 रुपये मांगने अपने दोस्त से तो क्या कहते हैं, यार 100 रुपये दे दे। चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, जब आपको कुछ मांगना होता है, जब आपको कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तो जो आपके साउंड है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन में साउंड यूज कर रहे हैं वो तो लो हो ही जाता है, और आपकी शक्ल भी बहुत ही अधिक डिफरेंट वे में चेंज होती है। जैसे 100 रुपये दे दे यार, 100 रुपये दे दे, ये क्या है, अभी तो आप कह रहे थे 100 रुपये दे, और आप क्या कह रहे, 100 रुपये दे दे यार। अब आप पोलाइट हो गए। जब आप ऑर्डर देते हो तो हो सकता है कि आप पोलाइट भी हो, और हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आ रहा हो या चिल्ला रहे हो, लेकिन आप रिक्वेस्ट में कभी भी नहीं चिल्ला सकते। तो रिक्वेस्ट में तो कंसेप्ट क्लियर ही है पहले ही से, लेकिन अगर आप ऑर्डर को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आपको पोलाइटली या फिर हम्बली लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा हम्बली या फिर पोलाइटली। हालांकि इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादातर टीचर आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन केवल और केवल मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। और ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर बनाते हैं यू आर हम्बली या फिर यू आर पोलाइटली ऑर्डर्ड टू लेट मी गो, तो भी इसका मतलब यही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर वाला भी पार्ट हमने यूज कर लिया, और प्लीज जो कि एक रिक्वेस्ट को रेफर कर रहा है, तो उसके लिए हमने रेफरेंस देने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया हम्बली या फिर पोलाइटली, क्योंकि ये आपके विनम्र स्वभाव को रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है, राइट। आप ऑर्डर तो गुस्से में दे सकते हो, काम करो मेरा, राइट, आपने देखो गुस्से में कह दिया काम करो मेरा। और अगर आपको अपने से सीनियर से कुछ हेल्प चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टीचर आपकी कॉपी पर कोई 1 या 2 सेंटेंस लिख दे, तो वहाँ पर भले ही वो आपका काम कर रहा है, लेकिन चूंकि आपसे सीनियर है तो आप उससे हमेशा क्या करेंगे, नम्रता के साथ में बात करेंगे। जैसे काम कर दीजिए, काम कर दीजिए और काम कर दे मेरा, में बहुत अंतर है, दोनों में मैनर का अंतर हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रिक्वेस्ट हमेशा हम्बल नेचर के साथ में होती है, और ऑर्डर आपका हम्बल नेचर के साथ भी हो सकता है, और किसी प्रकार की क्रोध या फिर एलिंग के साथ भी हो सकता है, राइट।
आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप को मैं कुछ सेंटेंसेस शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्हें आप बनाइएगा और आप मुझे अपने अपने आंसर शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस सब ग्रामर के बारे में जानकारी मिल सके और वो हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू बच्चा पार्टी।